हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 20th नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़, इट्स फ्रॉम हमारे मोदी जी जो थे। हमारे मोदी जी ने लास्ट ईयर बेसिकली 2019 की हम बात करें, 2019 में सेकेंड फोर्थ क्वार्टर की हम बात थर्ड क्वार्टर की बात करें, थर्ड क्वार्टर में वो थ्री फार्म लॉज लेके आए थे। तो पहले ये थ्री फार्म लॉज ऑर्डिनेंस के फॉर्म में थे, फिर फाइनली उसको ऑर्डिनेंस इज अ टेम्परेरी लॉ। हमेशा याद रखना, ऑर्डिनेंस टेम्परेरी लॉ है। प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया था और जब सेशन स्टार्ट हुआ, मानसून सेशन स्टार्ट हुआ, तो मानसून सेशन में थ्री फार्म लॉ, उन थ्री ऑर्डिनेंसेस को, फार्म ऑर्डिनेंसेस को थ्री लॉज में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद फार्मर्स प्रोटेस्ट करने लगे। ठीक है, अच्छा, अपन समझेंगे वो थ्री फार्म लॉज है क्या, उस पर आज एडिटोरियल भी है, उसके क्या बैकड्रॉप थे, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें अपन समझने वाले हैं। लेकिन अभी बस इतना ही समझो, इतना जो न्यूज में लिखा हुआ है कि जो थ्री फार्म लॉज थे, उन थ्री फार्म लॉज जो बन चुके थे, उनको मोदी जी ने कल अनाउंस करके ये बोल दिया है कि हम लोग वो थ्री फार्म लॉज को स्क्रैप कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, अब वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। और क्योंकि रीजन बीइंग, क्योंकि फार्मर्स बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्पेशली फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा और वेस्टर्न यूपी से। तो अभी देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि पंजाब में और यूपी में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो फार्मर्स को अपीज करने के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इन थ्री फार्म लॉज को रिवोक किया गया, वापस लिया गया। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज, सो इट्स अबाउट जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशन। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी ऑपरेशन हुआ था, पुलिस एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 6 लोगों की डेथ हुई थी। और 3 लोगों का कहना था कि भाई ये 3 लोग तो मिलिटेंट्स थे नहीं, सिविलियंस थे। उनकी फैमिली प्रोटेस्ट में बैठ गई थी। फिर हमने कल न्यूज पढ़ी थी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, मनोज कुमार सिन्हा, उन्होंने डायरेक्शन दिया था कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होने वाली है। और हुआ क्या, तो कल फाइनली जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने उन फैमिली मेंबर्स को उनके उनकी बॉडीज जो हैं, डेड बॉडीज हैं, उनको वो दे दी। क्योंकि डेड बॉडीज भी नहीं दे रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन जो है जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, बॉडी भी नहीं दे रहा था, डेड बॉडीज भी नहीं दे रहा था। फाइनली फैमिलीज को वो डेड बॉडीज अब हैंड ओवर कर दी गई है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी न्यूज है, तो पढ़ना, बहुत मजेदार न्यूज है, एजुकेशन से रिलेटेड है। हुआ क्या, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक बहुत बड़ा एक पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कि बच्चों को हम इंग्लिश के साथ साथ, हिंदी या इंग्लिश के साथ साथ, उनके जो मदर टंग है, उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है, उनकी जो डायलेक्ट है, उसमें सिखाया जाएगा, जिससे उनका जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि जब हम हिंदी में, अगर हमें बचपन से हिंदी में पढ़ाया जाता और हमारे घर में भी हिंदी चलती, तो हम शायद बहुत अच्छा करते। लेकिन बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमें इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। हम लोग पहले सोचते हिंदी में है, फिर हम लोग इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश बहुत कमजोर होती है। और और एग्जामिनेशन, जैसे कैट का एग्जामिनेशन होता है, क्लैट का एग्जामिनेशन होता है, तो वहां पर ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि आपको, अगर आप जिस लैंग्वेज में आप सोच रहे हो, उसी लैंग्वेज में अगर आपको पढ़ाया जाए, तो आप ज्यादा एफिशिएंट बनोगे, ज्यादा एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। बट आपको अगर डिफरेंट लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, तो आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। तो तभी हम लोग कहते भी हैं, और सुनने में भी आता है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे अभी के पीरियड में। अब उसका मेन रीजन यही है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द एग्जामिनेशन जो होते हैं वो इंग्लिश इंग्लिश में होता है। ओके, सो दिस इज द ओनली रीजन। तो इसके चलते न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा एक फैक्टर डाला गया था। एंड द फैक्टर इज के भैया, बच्चों को उनकी ही रीजन लैंग्वेज, उनके ही मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब हम उड़ीसा की बात करें, तो उड़ीसा में एक प्रॉब्लम अराइज हुई। उड़ीसा में क्या हुआ, उड़ीसा में बात करें तो उड़ीसा में 21 लैंग्वेजेस हैं, है ना। उड़ीसा में 21 लैंग्वेजेस हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, और उन 21 लैंग्वेजेस में भी 74 डायलेक्ट्स हैं। अब डायलेक्ट्स क्या होते हैं, तो जैसे हिंदी, हिंदी इज अ लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन अगर वहीं आप देखो तो यूपी में जाओगे, तो यूपी में ब्रज, तो ब्रज क्या है, इज अ डायलेक्ट। अगर आप मेरठ, मथुरा साइड और मेरठ साइड जाओगे, तो वहां हिंदी अलग तरीके से बोली जाती है। अगर आप बुंदेलखंड उसके नीचे आ जाओगे, तो बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी बोली जाती है। तो इट्स अ डायलेक्ट, हिंदी ही है बट डायलेक्ट है। आप इलाहाबाद साइड जाओगे, ईस्टर्न यूपी साइड जाओगे, तो वहां पर अलग डायलेक्ट है।
वहां पर भोजपुरी और हिंदी का मिक्सचर चलेगा। वहीं पर आप बेसिकली नीचे आ जाओगे, वहीं पर आप अगर नीचे आ जाओगे आपका भोपाल भोपाल साइड, तो वहां पर डिफरेंट तरीके की हिंदी बोली जाती है। सो दीज आर द डायलेक्ट, दीज आर द डायलेक्ट। तो अब हुआ क्या, थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम अराइज हुई। तो व्हाट हैपन, तो अराउंड 3000 टीचर्स ने ग्रुप बनाया अपना, और 3000 टीचर्स ने बेसिकली एक ओथ ली है कि हम लोग लर्निंग को इम्पार्ट करेंगे, एजुकेशन को इम्पार्ट करेंगे 21 लैंग्वेजेस में इन अराउंड 2 लाख आदिवासी चिल्ड्रंस को। ये बेसिकली बोला गया है। तो जो प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी उड़ीसा निकाल रहा है। मूविंग फर्दर, तो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। So we move to the state page. Let's see what state page talks about. So what happened? कि पटना हाई कोर्ट में एक केस आया, और वो केस था कि द केस इज अबाउट कि अभी एक मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन पे दो पुलिसमैन ने अटैक किया, उन पे दो पुलिसमैन ने अटैक किया। ओके, उन पे 3 पुलिसमैन ने अटैक किया, 2 पुलिसमैन ने उन पे अटैक कर दिया, उनके ऑफिस में जाके उन पे अटैक किया। इसी के रिटेलिएशन में जब केस फाइल हुआ, पटना हाईकोर्ट में इंसिडेंट पहुंचा, तो फिर यही चीज निकल के सामने आई कि जुडिशरी, उन पटना हाईकोर्ट का ये फाइंडिंग थी, पटना हाईकोर्ट का ये कहना था कि जुडिशरी की जो फ्रीडम है वो जियोपार्डी में है। अब जियोपार्डी का मतलब है इन डेंजर, इट्स इन अ वेरी ग्रेट डेंजर, इन अ ग्रेव डेंजर, ये बताया गया। ओके, मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, तो एक एक बेसिकली एक कपल थे, जो कि चाय बेचते थे, एंड वो लोग बहुत फेमस हो गए थे। हमने इसको हमने पढ़ा भी है, एक बार हिंदू में पढ़ा भी था कि वो लोग ट्रिप ज्यादा करते, इंटरनेशनल ट्रिप्स करते थे, है ना। और उसमें से जो मेल कपल है उनकी डेथ हो गई, तो यही बताया गया। जो टी सेलर जिनका नाम विजया है, उनकी डेथ हो चुकी है, के आर विजयन। तो के आर विजयन जो कि टी सेलर, ही गॉट फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रिप, और बैंक के लोन पे भी इंटरनेशनल ट्रिप करते थे। जब फेमस हुए तो फिर उनको स्पॉन्सरशिप मिलने लगी, तो उसके बाद से वो लोगों ने अराउंड कितनी कंट्रीज, उन्होंने अराउंड 20 के ऊपर कंट्री, 26 कंट्रीज उन्होंने विजिट कर लिया इन दी पास्ट 14 ईयर्स में। मूविंग फर्दर ऑन द एडिटोरियल पेज, सो हम एडिटोरियल पेज की बात करें तो पहला जो आज हमारे एडिटोरियल पेज में दो ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। द फर्स्ट वन इज अबाउट द डिफीट ऑफ ह्यूबरिस, कन्फेंट्रेशन ऑन होल्ड। इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसी में समझेंगे कि वो 3 फार्म लॉस थे क्या, है ना। अभी बहुत सारे बच्चे भूल भी गए होंगे कि व्हाट 3 फार्म लॉस टॉक्स अबाउट, वो थे क्या। एंड द सेकंड वन इज अबाउट एरर करेक्टेड, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग दी सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर कि सेक्सुअल इंटेंट होना जरूरी है, नॉट दी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, उसको लेकर पढ़ेंगे अपन। चलो, तो we'll move to the first editorial. It's about the defeat of hubris, a confrontation on hold. तो सबसे पहले ये समझो एडिटोरियल लिखा क्यों गया। सो एडिटोरियल लिखा इसी वजह से गया, द रीजन बीइंग इज क्योंकि अभी रिसेंटली, कल ही, यस्टरडे, हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने 3 फार्म लॉस को रिवोक कर लिया, वापस ले लिया। ओके, सो उसी के कॉन्टेक्स्ट में एडिटोरियल लिखा गया है। अब पहले तो अपन समझ लेते हैं कि 3 फार्म लॉस की कहानी क्या है। तो हम 3 फार्म लॉस की बात करें तो 3 फार्म लॉस जो थे वो बेसिकली पहले ऑर्डिनेंस के फॉर्म में आए थे, प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस प्रोमोगेट किया था। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो जब मॉनसून सेशन आया, विंटर सेशन आया, तो उस मॉनसून सेशन में उन 3 फार्म लॉस को कन्वर्ट कर दिया किसमें, उसको कन्वर्ट कर दिया उन लोगों ने 3 फार्म लॉस में, क्योंकि ऑर्डिनेंस आर डिफाइंड अंडर द आर्टिकल 123 एंड ऑर्डिनेंस इज अ टेम्परेरी लॉ, और वो तभी ऑर्डिनेंस इशू होता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आ जाए तो वो ऑर्डिनेंस 6 वीक के अंदर लैप्स हो जाता है, और 6 वीक्स के अंदर अगर आपने उस ऑर्डिनेंस को एक नॉर्मल बिल की तरह प्रेजेंट कर दिया और पास कर दिया तो फिर वो परमानेंट लॉ बन जाएगा, है ना। तो गवर्नमेंट ने यही किया, गवर्नमेंट ने उन 3 फार्म ऑर्डिनेंसेस को नॉर्मल बिल की तरह प्रेजेंट किया और फाइनली उनको 3 फार्म लॉज बना दिया। अब हम 3 फार्म लॉज की बात करें तो जो पहला लॉ था, इट टॉक्स अबाउट द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट।
ये बोलता था। अब ये है क्या? हुआ क्या? देखो, जब भी हम बात करते हैं द फार्मर्स की, तो फार्मर्स अपनी फसल को लेके कहाँ जाते हैं? मंडीज में। और वो मंडीज कैसी होती हैं? डेजिग्नेटेड मंडीज होती हैं, मतलब गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड मंडीज, जिनको हम टर्म देते हैं एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ओके, एपीएमसी मंडीज में वो जाके बेचते थे, और वो मंडीज गवर्नमेंट की थी। और ये भी था कि अगर आप एक स्टेट के हो, जैसे कि अगर यू आर फ्रॉम द यूपी, यूपी के फार्मर हो, तो आप यूपी की ही मंडी में बेच पाओगे। आप बाहर नहीं बेच सकते, आप उस डेजिग्नेटेड मंडी के बाहर नहीं बेच सकते। लेकिन जब ये लॉ आया, that and the name of the law is Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020, ये बोलता था ना, farmers has the freedom to sell his or her crop outside the APMC मंडीज। outside there is no barrier, कि कोई स्टेट बैरियर नहीं होगा। अगर किसी तेलंगाना के फार्मर को अगर यूपी में अपना फार्म प्रोडक्ट बेचना है तो वो बेच सकता है, कोई से रोकने वाला नहीं है। तो ये चीज थी। ओके, द सेकंड लॉ इट्स टॉक्स अबाउट द एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। अब ये था क्या? तो ये प्राइस अश्योरेंस को लेकर था। तो हुआ क्या, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कि किसान जैम सुना होगा, केचप्स बनते हैं, चिप्स बनती हैं, अंकल चिप्स हो गया, आपका लेज हो गई। तो अब भाई, लेज बनाने के लिए, अंकल चिप्स बनाने के लिए आपको पोटैटो चाहिए, आलू चाहिए। आलू कौन प्रोड्यूस करता है? फार्मर्स। अब चिप्स कितने सारे बनते हैं? तो एक फार्मर्स से कॉन्ट्रैक्ट अगर करेगा, एक फार्मर्स तो फुलफिल नहीं कर सकता एक कंपनी की पूरी रिक्वायरमेंट। तो बहुत सारे फार्मर्स हुआ करते थे जो कि उनको अपने प्रोडक्ट देते थे, लेकिन फार्मर्स डायरेक्टली कभी नहीं देते थे। फार्मर्स के साथ क्या था? फार्मर्स ये बोलते थे कि भैया हम ऐसा करते हैं, हम इस मिडिल मैन को दे देंगे। जैसे कि 15-20 फार्मर है, जैसे कोई मिडिल मैन है, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस क्या करते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो थे, ये रिलायंस वाले, जियो मार्ट और किसान जैम और कैचअप्स वाले, अंकल चिप्स वाले, लेस वाले, ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जिनको फार्म प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती थी, ये लोग क्या करते थे? ये लोग मिडिल मैन को अप्रोच करते थे, ना कि फार्मर्स को। जैसे कि मुझे उन्होंने अप्रोच किया कि मनु मिश्रा, हमें अराउंड कम से कम मुझे 500 टन आलू चाहिए। तो 500 टन आलू एक फार्मर प्रोड्यूस तो नहीं करेगा, लेकिन मैं फार्मर्स को अप्रोच करूंगा, और फार्मर से मैंने एक टन खरीदा, एक कुंटल खरीदा, बहुत सारा, तो मेरे 500 टन हुआ। मैंने 500 टन उन कॉर्पोरेट हाउसेस को दे दिया, उन कॉर्पोरेट हाउस को दे दिया, उस एमएनसी को दे दिया। अब मेरा भी उसमें कट मिल गया मुझे। अब मिडिल मैन जो था वो बहुत ज्यादा कट लेता था। जैसे कि मुझे फार्मर्स से मिल रहा है 10 रुपए, और मैं कॉर्पोरेट को बेच रहा हूं कितने में? 15 रुपए, और वैल्यू उसकी वैल्यू उसकी देखी जाए 13 रुपए। लेकिन नहीं, हम उसको इकट्ठा खरीद रहे हैं, फार्मर से इकट्ठा खरीद रहे हैं, तो फार्मर्स के दिमाग में भी रहता है कि भैया आप इकट्ठा खरीद रहे हो, आप ले जाओ, सस्ता ले जाओ, हमारा एक बर्डन कम होगा। तो इसलिए ये जो था, ये जो एक्ट था, ये एक्ट बोलता था कि जो मिडिल मैन वाला पोजीशन है, मिडिल मैन वाली पोजीशन खत्म कर दो। अब बड़े बड़े जो एमएनसीज हैं वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं फार्मर से, तो फार्मर्स को पूरी तरीके से पैसा मिलेगा। तो पहले अपन फायदा समझ लेते हैं, गवर्नमेंट का स्टैंड क्या था, फिर अपन बिल से नुकसान समझेंगे, ठीक है? चलो। And the third one is about the Essential Commodities Amendment Act 2020। अब Essential Commodities Act 2020 बोलता था कि भैया, पहले क्या था कि पहले एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी कि आप होल्ड करके नहीं रख सकते प्रोडक्ट को, एक लिमिटेशन, आप स्टॉक करके नहीं रख सकते। लेकिन अब स्टॉक वाली जो लिमिटेशन थी वो हट गई थी इस अमेंडमेंट से, थर्ड वाले फार्म लॉ से। ये बेनिफिट, अब थर्ड वाले का बेनिफिट क्या था? तो ऑथर का, गवर्नमेंट का कहना था कि अभी कोविड आया, अब कोविड में बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ी। अब उस प्रोडक्ट को हमारे पास सफिशिएंट, अब आगे चल के पैंडेमिक हुआ, आगे चल के अगर फूड की स्कैसिटी हुई, तो जो हमने स्टोर करके रखा हुआ है वो स्टोर काम आ जाएगा पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए। ये बेसिकली कहना था। ओके, लेकिन फार्मर्स ने प्रोटेस्ट क्यों किया? हमने देखो बेनिफिट गिने, बेनिफिट अच्छे हैं, लेकिन फार्मर्स का प्रोटेस्ट क्यों किया? तो जब हम फर्स्ट फार्म लॉस की बात करते हैं, तो फर्स्ट फार्म लॉस क्या बोलता था कि एपीएमसी मंडीज में जरूरी नहीं है कि आप बेचो। तो ये बेनिफिट बड़े बड़े फार्मर्स के लिए था, स्मॉल फार्मर्स के लिए नहीं था। क्योंकि बड़े बड़े फार्मर्स जा सकते हैं किसी और जगह पर और अपने फार्म प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, लेकिन स्मॉल फार्मर्स, जिसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही उसका इतना लग जाएगा, और फिर आगे चलकर एक पीरियड आएगा, 7-8 साल में पीरियड आएगा कि एपीएमसी मंडीज खत्म हो जाएंगी, क्योंकि एपीएमसी मंडीज में कोई जाएगा नहीं। फिर उसके बाद जो स्मॉल फार्मर्स हैं, वो स्मॉल फार्मर्स क्या करेंगे? स्मॉल फार्मर्स तो बेच ही नहीं सकते।
क्योंकि एपीएमसी मंडी धीरे धीरे ठप हो जाएंगी। फिर दूसरा जो था प्राइस एश्योरेंस वाला, उसमें जो इशू था वो इशू ये था कि कॉन्ट्रैक्ट तो होगा, फार्मर्स और कॉर्पोरेट हाउसेस एमएनसीज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं डायरेक्ट, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो फार्मर्स कैन ओनली अप्रोच टिल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद वो ऊपर नहीं जा सकता, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता था, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखेगा। और एक एमएनसीज एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडमिनिस्ट्रेशन को आराम से खरीद सकती है, आराम से। करप्शन तो है इंडिया में, ये तो ट्रूथ रियलिटी है। सो एंड द थर्ड वन इज अबाउट एसेंशियल कमोडिटीज। एसेंशियल कमोडिटीज प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि पैंडेमिक आ गया और हमेशा से हमने देखा कि हमारे यहाँ फूड ग्रेन जो है वो स्टॉक्स में होते हैं। अभी पैंडेमिक आया तो उसके पैंडेमिक में हमने इतना फूड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद भी हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है राइस का, वीट का, इसलिए फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। ओके, और यही एडिटोरियल में बताया गया। ठीक है, अब यही तो लिखा गया, जैसे ये लिखा गया, तो ये वाला जो पॉइंट है लॉज वर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो लॉज वर अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है, इसमें बताया गया कि भाई देखो एग्रीकल्चर को लेकर लॉज जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, और देखा जाए तो भाई ये फेडरल स्ट्रक्चर का ब्रीच है, क्योंकि स्टेट से पूछा ही नहीं गया। सॉरी, स्टेट लिस्ट में, ना कि फेड कॉन्करेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में। एग्रीकल्चर पे अगर कोई कोई कानून बनाना है, कोई भी चीज करना है, तो वो स्टेट लिस्ट के अंदर है, तो स्टेट इस पे कानून बनाएगा। और बनाया किसने कानून, ये यूनियन ने, इसके चलते लॉज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये समझाया गया। ये वाला जो पॉइंट है, इट पॉइंट टुवर्ड्स कॉर्पोरेट, तो ये बेसिकली यही बताता है आपका एसेंशियल कमोडिटीज वाला, क्योंकि भाई कॉर्पोरेट एमएनसीज हैं, वो स्टोर कर सकते हैं जितना भी स्टोर उन्हें करना हो। और जो प्राइस एश्योरेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट वाला था, वो उनके लिए बेनिफिट होगा, कॉर्पोरेट्स के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि फार्मर से सस्ता मिल जाएगा, मिडिल मैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच होता है तो वो सीधा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर आप जा नहीं सकते। तो ये चीज समझाई गई। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट इज अबाउट एरर करेक्टेड। सो ये वाला जो एडिटोरियल है ना, तो ये बेसिकली बता रहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी फाइंडिंग दी, जिसमें उन्होंने बोला कि सेक्सुअल असॉल्ट के केस में सेक्सुअल इंटेंट देखना जरूरी है, ना कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना। तो हुआ क्या, दो केस हुए थे ना, ये नागपुर बेंच के पास गया था, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के पास ये दो केस गए थे। उन दो केस में बेसिकली सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस थे, और उन दो एक्यूज्ड की पास हिस्ट्री भी रही थी कि वो प्रिजन में रहे हैं, तब भी उनको सेक्सुअल असॉल्ट से बेसिकली एक्विट कर दिया गया था, उन्हें कन्विक्ट नहीं किया था। एक्विट मतलब रिलीज कर दिया गया था, उनको पनिशमेंट नहीं मिली थी। कन्विक्ट मतलब पनिशमेंट मिल जाना, कोर्ट आपको बोल दे कि हाँ आपने किया है। एक्विट मतलब कोर्ट बोल दे कि नहीं, आप पे जो चार्जेस लगे हैं वो गलत है। तो पहला जो केस था वो यही था कि भाई एक गर्ल को उसके चेस्ट पर हाथ रखा, तो जज ने यही बोला कि भाई देयर इज नो स्किन टू स्किन कांटेक्ट, इसके इसके लिए हम उसको पॉक्सो का चार्जेस नहीं लगा सकते, वो सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, और उसको रिलीज कर दिया। और एक और सेकंड केस हुआ था जिसमें उसने अपनी जिप खोल ली थी, एक पर्सन ने, एक्यूज ने, तो उसमें भी बोला गया था कि नहीं सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, बिकॉज देयर इज नो स्किन टू स्किन कांटेक्ट। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस फाइंडिंग को, अब अपनी फाइंडिंग दी, और अपनी फाइंडिंग में बोला कि देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एरर है बाय दी हाई कोर्ट। स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, सेक्सुअल इंटेंट होना जरूरी होता है। क्या आपका इंटेंशन था उसको सेक्सुअल असॉल्ट करने का, आपने किया भी, उसको मेंटली हार्म पहुंचाया, उसको फिजिकली टच भी किया, तो ये सेक्सुअल असॉल्ट के केस में आएगा। तो अब वही वही बेसिकली एडिटोरियल में बताया गया कि जो बहुत बड़ा एरर हुआ था बाय द हाई कोर्ट्स, उन हाई कोर्ट्स के एरर को चेंज किया गया। ये बेसिकली ऑथर, बेसिकली इसमें यही पूरा ये समझाया गया है जो कि हमने कल डिस्कस भी किया था। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज अगेन, सो व्हाट हैपेंड, सो पीडीपी की जो प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि एक और पॉलिटिकल पार्टी है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर में, उन दोनों का यही कहना है, दोनों पार्टीज का यही कहना है कि भाई जैसे प्राइम मिनिस्टर ने 2020 में जो फार्म लॉज आए थे उनको वापस लिया है, रिवोक किया है, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को लेकर जो 2019 में डिसीजन लिया था उनको भी रिवोक कर लो, मतलब आर्टिकल 370 जो हटा था उसको भी आप रिवोक कर लीजिए, आर्टिकल 370 फिर से ला दीजिए जम्मू एंड कश्मीर में, ये कहना है। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, तो कल मोदी जी झांसी में आए, और झांसी में एक पूरा 3 दिन का प्रोग्राम था, एंड एंड द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज राष्ट्र रक्षा संपन्न पर्व, द 3 डे प्रोग्राम, जिसमें मोदी जी ने आर्म फोर्सेस को इंडिजिनियस बिल्ड चॉपर्स ड्रोन्स हैंड ओवर कर दिया। ओके,
तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था वो। एंड उसके साथ-साथ मोदी जी ने बेसिकली एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स ने जो बनाए हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ट्विन इंजन, वो भी दिए, ड्रोन्स भी दिए, बहुत सारी चीज़ें दे दी। मूविंग फर्दर, सो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच, उसका कहना है, तो लखनऊ बेंच में एक बेसिकली ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, कोर्ट का काम यही होता है कि एग्जीक्यूटिव को जगाना कि भैया, लेजिस्लेटिव को जगाना, भैया काम करना है आपको, लॉ बनाना है, इस पे थोड़ा काम करिए, है ना? तो हुआ क्या? तो हाई कोर्ट का कहना है, हाई कोर्ट ने सेंटर को प्रेस किया, उसको बोला कि भैया नाउ इट्स अ टाइम टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी जेंडर, आपके ऊपर सेम लॉ एप्लीकेबल होगा, एक यूनिफॉर्म लॉ एप्लीकेबल होगा, चाहे वो मैरिज को लेकर हो, चाहे वो डाइवोर्स को लेकर हो, चाहे वो पनिशमेंट को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर हो। तो इंडिया में यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है, बट पूरे तरीके से नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि भैया सारे लॉज, लेकिन इंडिया में पर्सनल लॉज, इंडिया में जो रिलीजन के बेस पे पर्सनल लॉज है, मतलब हिंदू की शादी हिंदू मैरिज एक्ट से होगी, मुस्लिम की शादी मुस्लिम मैरिज एक्ट से होगी, क्रिश्चियन की शादी क्रिश्चियन मैरिज एक्ट से होगी, ये है। तो ये पर्सनल लॉज को हटाने की बात की जा रही है। मूविंग फर्दर, तो ये वाला पेज पूरा का पूरा उससे पूरा जो थ्री फार्म लॉस जो निकाले गए उसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भरा हुआ है, क्या पोजीशन का क्या कहना है, ये सारी चीजें। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नेशनल न्यूज, व्हाट हैपन। सो अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उसके साथ साथ एक और मिनिस्टर उनको मिली है, तो वो याद करते रहे उनकी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव। ओके, कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी वो भी हैं। तो अमित शाह ने बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को प्रेज किया। उन्होंने बोला कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में चेंजेस आए हैं कि मिलिटेंसी कम हो गई, अब लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे गलत काम करने में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करने में। तो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को प्रेज किया है कि भाई चेंजेस लाने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है। मूविंग फर्दर, सो एक सर्वे कंडक्ट किया गया, एंड सर्वे इज कंडक्टेड बाय द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। और उस सर्वे में जिस जिस थैंक ने सर्वे किया, उस सर्वे में यही बताया गया कि बिहार और यूपी की पुलिस जो है वो लेस सेंसिटिव है, ये बताया गया। और ये जो सर्वे किया गया, ये बेसिकली सर्वे किया गया ऑन दी सिटीजन सेटिस्फेक्शन के बेसिस पर, कि सिटीजन कितना सेटिस्फाई है पुलिस से। मूविंग फर्दर, सो अगेन जो हमारी पहली न्यूज है अबाउट, अगेन नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि एक्सीडेंट वाले केसेस में हमें जब भी कोई कोर्ट कंपनसेशन दे, तो उसका पहले पोटेंशियल देखो, है ना, उसका पोटेंशियल देखना जरूरी है कि भाई वो फ्यूचर में क्या कर सकता था, उस बेस पर कंपनसेशन देना चाहिए। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का कहना है। जो एक याद है, हमने डे फॉर यस्टरडे हमने एक पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन को सुनेगा कि भाई कंपनसेशन के जो एक्सीडेंट में जिन लोग की एक्सीडेंट में जो लोग इंजर्ड हो जाते हैं उनको डिफरेंट कैटेगरी बनाना चाहिए, हायर कंपनसेशन मिलना चाहिए। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप हर पर्सन को, विक्टिम को देखकर आपको अवार्ड देने की जरूरत है, कंपनसेशन देने की जरूरत है। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो वर्ल्ड न्यूज की बात करें, सो जापान ने अराउंड $490 बिलियन का जो इंजेक्शन प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है। उनका यही कहना है कि इस पैंडेमिक से, पैंडेमिक में जो हम लोग की बेसिकली डाउनफॉल आया है, उसको हम रिकवरी करेंगे। तो $490 बिलियन का उनका वो है बेसिकली, उनका प्रोजेक्ट है कि जिससे वो रिकवर करने वाले हैं। और जापान इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मूविंग फर्दर, सो यूनाइटेड किंगडम ने हमास ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर दिया। ओके, हमास को। और यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑलरेडी कर रखा है, और यूरोपियन अब तुम्हारा यूरोपियन यूनियन ने भी कर रखा है, और यूएस ने भी अब कर दिया हमास को। हमास क्या है? हमास बेसिकली गाजा स्ट्रिप पर जो बेसिकली क्लेम कर, जो मांग रहे हैं, पैलेस्टीन मांग रहे हैं, वो हमास ग्रुप है। मतलब पीएलए आर्मी का वॉयलेंट वाला जो ग्रुप है, वॉयलेंस वाला जो ग्रुप जो वॉयलेंट करता रहता है, वॉयलेंस फैलाता रहता है, वो हमास है। ओके, उसको यूएस ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर दिया है। मूविंग फर्दर, सो बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद दी स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस। और हाँ, आज का एडिटोरियल जो है थ्री फार्म लॉज वाला, वो जरूर पढ़ना। एक रिवाइज हो जाएगा कि थ्री फार्म लॉज थे क्या, अब वो फिर से न्यूज में आ रहे हैं। बाय बाय।